तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं हमारा आज का टॉपिक चाइल्ड राइट्स एंड एजुकेशन। हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आपका जो सिलेबस है उसके अंदर क्विकली मैं शुरुआत के फ्यू सेकंड में आपको ये दिखा देता हूँ सिलेबस एक बार, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि वेयर वी आर। और हमें बिल्कुल ये क्यों नहीं आ रहा है स्क्रीन में। ओके, अब आएगा शायद। सिलेबस वाला स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को। तो जो बच्चों प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप कहिए या प्रोफेशनल एबिलिटी कहिए, इसके अंतर्गत जो हमारा पोर्शन है ना, आज जो हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बाकी एक आइडिया दे दूं, क्योंकि आपकी जो बैच है वो मोस्टली जो हमारे टॉपिक से हो चुके हैं, तो इट्स नाउ योर टर्न टू स्टार्ट। तो इफ यू रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये आपका कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद हमने थर्ड यूनिट देखा था क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जो जहाँ पर कैसे हम बेहतर एनवायरनमेंट बना सकते हैं। उसके अंदर डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी, मेंटल हेल्थ इत्यादि देखा था। तो आपकी जिम्मेदारी अब बढ़ते जा रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि आपकी क्लासेस तो रह ही रही है, आपके वीडियो लेक्चर्स रह रहे हैं, आपकी पीपीटी रह रही है, सब कुछ रह रहे हैं। तो आपको उसको अच्छे से तैयार करना, ये हो गया था। और लास्ट फ्यू क्लास बैक हम लोगों ने ये वाला शुरू किया था, राइट, प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन, जिसमें कि एनईपी की आप लोगों को जो है पूरी क्लासेस कराई गई थी, अगर आपको याद हो। तो एनईपी के बारे में क्या है, एनईपी 5+3+3+4 फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। और उसके बाद आपका एनईपी में कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो आई थिंक इसके 2 सेशन आपके लगे थे। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से, है ना, गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स। तो अब आप देख लीजिए, हमारा बहुत कम टॉपिक बचा है। तो ये वाला पोर्शन हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो ये बचे है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो आपका ये हिस्टोरिकल स्टडीज वगैरह है, उसके साथ साथ स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो रिवीजन है वो बिल्कुल करते रहिए, और बहुत अच्छे से, है ना, आप ध्यान इस पर रखिएगा। तो एनईपी का हमने पोर्शन कंप्लीट किया था, और उसके मैंने आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगातार दे रहा हूं। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू अच्छे से कर लें। आज हम लोग चाइल्ड राइट्स शुरुआत कर रहे हैं। आपको क्लियर पिक्चर मिल जाता है, सिलेबस सबके पास बिल्कुल रहना चाहिए। हेलो श्वेता। तो बच्चों, बच्चों के राइट्स पर क्यों बात हो रही है यहाँ पे? कभी आपने सोचा कि आपके सिलेबस में क्यों ऐड किया गया होगा ये चाइल्ड राइट्स? इसलिए ऐड किया गया क्योंकि कई बार बच्चों के अधिकारों का पता नहीं होता है टीचर को, और बच्चों की गलतियों पर या बच्चों के विपरीत सिचुएशन पे एज ए टीचर आप सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले क्या है बेसिकली, है ना, चाइल्ड राइट्स क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडिया हैज बीन कमिटेड टू द राइट्स, इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट। तो ये तो शायद कोई पहला दिन नहीं है जो हम ये बात कर रहे हैं कि इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं ऑफ चाइल्ड। सिंस द बिगनिंग, children have a right to protection in the case of any kind of danger and risk in India too, along with the whole world. Child Rights Day is celebrated on 20th November, and according to the international rule, child means a person whose age is less than 18 years. 18 साल से कम के बच्चे को हम चाइल्ड मानते हैं. So there is a global definition of the child which has been accepted in United Nation Convention on the Rights of the Child. 18 साल से पहले के बच्चे को चाइल्ड मानते हैं. अगर कितना भी बड़ा अपराध कर देता है 18 साल से पहले का बच्चा, तो उसको उसका जो ट्रीटमेंट है या उसका जो
जुडिशियल मैटर है उसका भी प्रोसेस अलग होता है। आपने देखा होगा कई बार बहुत जघन्य अपराध कर देते हैं, नाबालिग कहलाते हैं वो, लेकिन वो बहुत बच जाते हैं। So this has been recognized by the most of the countries in the world. As far as India is concerned, in India also a person can vote, obtain a driving license or enter into a legal agreement after 18 years only. After accepting the UNCRC, यानी कि United Nations Conventions on Right of the Children in 1992, India made significant changes in the child law. Under this, it was arranged as a person who is below 18 years of the age is in need of care and protection and he is entitled to get such facility from the है ना स्टेट। तो अब चाइल्ड को कैसे हम डिफाइन करते हैं? आप में से कोई 18 साल से नीचे तो नहीं होगा, लेकिन रहा होगा 18 साल से नीचे, राइट? और अब आपके सामने आपके स्टूडेंट होंगे जो 18 साल से नीचे होंगे। सो हमारे समाज में क्या होता है, बच्चे के अधिकार और समानता के लिए हमेशा से, और हमारा समाज ज्यादा केयरिंग है सही पूछे तो। इंडिया बाकी कंट्री के कंपैरिजन में चाइल्ड को लेके ज्यादा केयरिंग है। उसका पॉजिटिव पार्ट ये है उसका कि हम बहुत बच्चे को केयर दे पाते हैं। उसका नेगेटिव ये पार्ट ये है कि बच्चे इमोशनली इतना कनेक्टेड रहते हैं कि कुछ रेशियो में बच्चे इंडिपेंडेंट भी नहीं हो पाते। लेकिन यही हमारी ब्यूटी है कि अब जैसे हम लोग कर लीजिएगा तो आज भी हम लोग अगर 6 महीने अपने मम्मी पापा के पास नहीं जाते हैं, बाहर काम करते हैं जो भी है, या 2 दिन बात नहीं होती है तो मन एकदम घबरा सा जाता है। तो इतना इमोशनल कनेक्शन बच्चों का होता है और ये अदर कंट्री में इतना नहीं है। अदर कंट्री में 10 साल 12 साल के बाद आप देखिएगा यूएस सब में बच्चे इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो इमोशनल चीज नहीं। हमारे यहाँ तो समाज में इमोशनल चीज। आप समाज में किसी से पूछिए कि भाई गुप्ता जी घर कहाँ, आपको पहुंचा के आएगा गुप्ता जी के घर। तो ये हमारे समाज की एक ब्यूटी है ना। तो खैर बच्चों पर वापस आते, बच्चे को किसी भी प्रकार के खतरे है ना और जोखिम की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार है। और पूरी दुनिया में बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार वही बात है जो भी हम इंग्लिश में आपको बता रहे थे कि 18 साल से कम जो है वो बच्चा है। और इंडिया ने भी इसको स्वीकारा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में इसको कहा गया है और दुनिया के अधिकांश देशों ने मान्यता दी है। भारत में भी 18 साल होगा तभी आप मतदान कर सकते हैं, तभी आपकी ड्राइविंग लाइसेंस बनती है और शादी वादी की एज भी उसके बाद होती है। 1992 में जब ये आपका है ना यूएनसीआरसी जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन को स्वीकृत किया गया तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक चाइल्ड राइट्स एंड एजुकेशन। हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आपका जो सिलेबस है उसके अंदर क्विकली मैं शुरुआत के फ्यू सेकंड में आपको ये दिखा देता हूँ सिलेबस एक बार, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि वेयर वी आर। और हमें बिल्कुल ये क्यों नहीं आ रहा है स्क्रीन में? ओके, अब आएगा शायद। सिलेबस वाला स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? तो जो बच्चों प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप कहिए या प्रोफेशनल एबिलिटी कहिए, इसके अंतर्गत जो हमारा पोर्शन है ना, आज जो हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बाकी एक आइडिया दे दूं क्योंकि आपकी जो बैच है वो मोस्टली जो हमारे टॉपिक्स से हो चुके हैं, तो इट्स नाउ योर टर्न टू स्टार्ट। तो इफ यू रिमेंबर अंडरस्टैंडिंग द लर्नर आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग ये आपका कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद हमने थर्ड यूनिट देखा था क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जो जहाँ पर कैसे हम बेहतर एनवायरनमेंट बना सकते हैं, उसके अंदर डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी, मेंटल हेल्थ इत्यादि देखा था। तो आपकी जिम्मेदारी अब बढ़ते जा रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि आपकी क्लासेस तो रह ही रही है, आपके वीडियो लेक्चर्स रह रहे हैं, आपकी पीपीटी रह रही है, सब कुछ रह रहे हैं।
तो आपको उसको अच्छे से तैयार करना है। ये हो गया था और लास्ट फ्यू क्लास बैक हम लोगों ने ये वाला शुरू किया था, राइट? प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन, जिसमें कि एनईपी की आप लोगों को जो है पूरी क्लासेस कराई गई थी, अगर आपको याद हो। तो एनईपी के बारे में क्या है, एनईपी 5+3+3+4 फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, और उसके बाद आपका एनईपी में कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो आई थिंक इसके 2 सेशन आपके लगे थे। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से, है ना, गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स। तो अब आप देख लीजिए, हमारा बहुत कम टॉपिक बचा है, तो ये वाला पोर्शन हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो ये बचे है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो आपका ये हिस्टोरिकल स्टडीज वगैरह है, उसके साथ साथ स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो रिवीजन है वो बिल्कुल करते रहिए और बहुत अच्छे से, है ना, आप ध्यान इस पर रखिएगा। तो एनईपी का हमने पोर्शन कंप्लीट किया था और उसके मैंने आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगातार दे रहा हूं। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू अच्छे से कर लें। आज हम लोग चाइल्ड राइट्स शुरुआत कर रहे हैं। आपको क्लियर पिक्चर मिल जाता है, सिलेबस सबके पास बिल्कुल रहना चाहिए। हेलो श्वेता। तो बच्चों, बच्चों के राइट्स पर क्यों बात हो रही है यहाँ पे? कभी आपने सोचा कि आपके सिलेबस में क्यों ऐड किया गया होगा ये चाइल्ड राइट्स? इसलिए ऐड किया गया क्योंकि कई बार बच्चों के अधिकारों का पता नहीं होता है टीचर को, और बच्चों की गलतियों पर या बच्चों के विपरीत सिचुएशन पे एज ए टीचर आप सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले क्या है बेसिकली, है ना, चाइल्ड राइट्स क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडिया हैज बीन कमिटेड टू द राइट्स, इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट। तो ये तो शायद कोई पहला दिन नहीं है जो हम ये बात कर रहे हैं कि इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं ऑफ चाइल्ड। सिंस द बिगिनिंग, children have a right to protection in the case of any kind of danger and risk in India too, along with the whole world. Child Rights Day is celebrated on 20th November, and according to the international rule, child means a person whose age is less than 18 years. 18 साल से कम के बच्चे को हम child मानते हैं. So there is a global definition of the child which has been accepted in United Nation Convention on the Rights of the Child. 18 साल से पहले के बच्चे को चाइल्ड मानते हैं। अगर कितना भी बड़ा अपराध कर देता है 18 साल से पहले का बच्चा, तो उसको उसका जो ट्रीटमेंट है या उसका जो जुडिशियल मैटर है, उसका भी प्रोसेस अलग होता है। आपने देखा होगा कई बार बहुत जघन्य अपराध कर देते हैं, नाबालिग कहलाते हैं वो, लेकिन वो बहुत बच जाते हैं। So this has been recognized by the most of the countries in the world. As far as India is concerned, in India also a person can vote, obtain a driving license or enter into a legal agreement after 18 years only. After accepting the UNCRC, यानी कि United Nations Conventions on Right of the Children in 1992, India made significant changes in the child law. Under this, it was arranged as a person who is below 18 years of the age is in need of care and protection, and he is entitled to get such facility from the, है ना, स्टेट। तो अब चाइल्ड को कैसे हम डिफाइन करते हैं? आप में से कोई 18 साल से नीचे तो नहीं होगा, लेकिन रहा होगा 18 साल से नीचे, राइट? और अब आपके सामने आपके स्टूडेंट होंगे जो 18 साल से नीचे होंगे। सो हमारे समाज में क्या होता है, बच्चे के अधिकार और समानता के लिए हमेशा से, और हमारा समाज ज्यादा केयरिंग है, सही पूछे तो इंडिया बाकी कंट्री के कंपैरिजन में चाइल्ड को लेके ज्यादा केयरिंग है। उसका पॉजिटिव पार्ट ये है उसका कि हम बहुत बच्चे को केयर दे पाते हैं। उसका नेगेटिव ये पार्ट ये है कि बच्चे इमोशनली इतना कनेक्टेड रहते हैं कि कुछ रेशियो में बच्चे इंडिपेंडेंट भी नहीं हो पाते। लेकिन यही हमारी ब्यूटी है कि अब जैसे हम लोग कर लीजिएगा, तो आज भी हम लोग अगर 6 महीने अपने मम्मी पापा के पास नहीं जाते हैं, बाहर काम करते हैं जो भी है, या 2 दिन बात नहीं होती है, तो मन एकदम घबरा सा जाता है। तो इतना इमोशनल कनेक्शन बच्चों का होता है, और ये अदर कंट्री में इतना नहीं है।
अदर कंट्री में 10 साल 12 साल के बाद आप देखिएगा यूएस सब में बच्चे इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो इमोशनल चीज नहीं। हमारे यहाँ तो समाज में इमोशनल चीज। आप समाज में किसी से पूछिए कि भाई गुप्ता जी घर कहाँ, आपको पहुंचा के आएगा गुप्ता जी के घर। तो ये हमारे समाज की एक ब्यूटी है ना। तो खैर बच्चों पर वापस आते हैं, बच्चे को किसी भी प्रकार के खतरे है ना और जोखिम की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार है। और पूरी दुनिया में बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार वही बात है जो भी हम इंग्लिश में आपको बता रहे थे कि 18 साल से कम जो है वो बच्चा है। और इंडिया ने भी इसको स्वीकारा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में इसको कहा गया है और दुनिया के अधिकांश देशों ने मान्यता दी है। भारत में भी 18 साल होगा तभी आप मतदान कर सकते हैं, तभी आपकी ड्राइविंग लाइसेंस बनती है और शादी वादी की एज भी उसके बाद होती है। 1992 में जब ये आपका है ना यूएनसीआरसी जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन को स्वीकृत किया गया, तो भारत ने अपने कानून में काफी फेरबदल किया क्योंकि मैंने बोला भारत एक केयरिंग कंट्री है। तो उनकी ये व्यवस्था की कि 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उसकी देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है और राज्य से ऐसी सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। दोस्तों इतना लिबरल है हमारा कंट्री, 18 साल के पहले के बच्चों तक का बहुत सारा केयर, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, कपड़ों को लेकर हो, खाना को लेकर हो, मिड डे मील आप जानते हैं, बहुत छात्रवृत्ति को लेकर हो, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो छात्रों को मिलनी चाहिए। व्यवस्था नहीं वैसे चल पाती वो अलग बात है, लेकिन ये चीज है हमारे यहाँ कि बच्चों के लिए मतलब आपको सोचना नहीं है ना। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी ट्रबल यही थी कि एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के मैकेनिक साइकिल के मैकेनिक के दुकान में काम करने लगा। मेरा खुद का दोस्त था जो छठे क्लास के बाद, छठे क्लास में मैं उसको देखता था कि वो दुकान पे रहता था और उसके बाद धीरे धीरे वो पढ़ाई भी छोड़ दी। उनकी जिम्मेदारी थी, उनको भी आप गलत नहीं कह सकते। लेकिन इन्हीं सब चीजों की वजह से कि लोग बच्चे की पढ़ाई से और बच्चे के सिचुएशन से निश्चिंत रहें, इसलिए ये सारी चीज बने हैं, है ना। अब इसमें क्या है, आरटी 2009 तो आप लोग पढ़े ही हैं। सो आर्टिकल 21 उसी के अंदर आता है, कंपलसरी एंड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा दीजिए, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। आर्टिकल 24 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ द एज ऑफ द परफॉर्मिंग है ना हजार्डियस वर्क। 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप जोखिम लेने वाले कार्य नहीं देंगे, है ना। किसी दुकान पे जाते हैं, ए छोटू चाय लाओ, ऐसे तो छोटा बच्चा किसी भी कार्य में व्यवसाय में संलिप्त नहीं होगा, ये एक अपराध है। लेकिन जोखिम वाले कभी आप देखिए ईंटे भट्टे पर बच्चे काम करते हैं, सही अगर देखिए तो आर्टिकल 24 के अंदर वो जेल जा सकता है जो अगर उनसे काम करवा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि जोखिम लेने वाले कार्य से आपको सुरक्षा उनको देनी चाहिए। आर्टिकल 39D कहता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड ड्यू टू इकोनॉमिक नेसेसिटी टू वर्क दैट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द एज और इक्वलिटी ऑफ द चाइल्ड। आर्थिक जरूरत की वजह से, क्योंकि देखिए कितना भी यूनाइटेड स्टेट्स नेशन का रूल बन गया, हमारे देश की सिचुएशन तो हम लोग जानते हैं ना, इसलिए हमारे देश में ये सब आर्टिकल बने हैं। आर्थिक जरूरत की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना है ना जो बच्चे की आयु के उपयुक्त नहीं है, उससे सुरक्षा देने के लिए ये आर्टिकल बने हैं। एकदम इतना डिटेल में बना हुआ है आर्टिकल कि किस वजह से बच्चे को किस काम में लगाया गया है, उस हिसाब से उसका प्रावधान। आर्टिकल 39E कहता है कि टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट इन द एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड द प्रोटेक्शन दैट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो बच्चे को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल हमको देना है, तब उनका स्वस्थ विकास हो पाएगा और ऐसे अवसर हम बच्चे को दें और बच्चे को शोषण से बचाया जाए। अब जब मैं बच्चे बोल रहा हूं तो इसमें लड़का लड़की सब आ रहा है। हालांकि महिलाओं के लिए मतलब लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए और एडिशनल राइट्स बने, क्योंकि एक तो वो बच्चा, दूसरा गर्ल, तो गर्ल चाइल्ड ये दोनों ही इंडिया में अपने आप में चैलेंजिंग बात है। एक तो लोग लड़की को रूढ़िवादी के तौर पर आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी बात की फीमेल की सेफ्टी की भी बात आ जाती है। आप देखिए कितनी जघन्य चीजें हैं, आपको सोच के आंख में पानी आ जाएगा कि आप हर 5 दिन पे न्यूज आता है। कल भी मैं सुना हूं कि किसी ने 6 साल 7 साल के बच्चे के साथ गलत कर दिया। तो ये मतलब कहीं ना कहीं उन शोषण से बचाना है, तो इसमें लड़का लड़की सब है, सभी बच्चों के लिए है। Apart from this, in the Indian Constitution, children also have equal rights as an adult man
and women. Right to education under Article 14. Rights against discrimination, है ना, under Article 15. Rights to personal liberty under Article 21. Rights to protection of a weaker section from forced bond labor and social justice and all forms of exploitation under Article 46 etc. तो इसके अलावा भारतीय संविधान में बच्चे को वयस्क पुरुष और महिला के बराबर समान अधिकार भी प्राप्त है। अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, 46 के तहत जबरन बंधुआ मजदूरी और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से कमजोर तबकों को बचाव करने का अधिकार शामिल है। तो ये चीज अलग अलग आर्टिकल बना के हम बच्चे को सही ढंग से आगे बढ़ाएं। तो ये आर्टिकल में क्या लिखा है इस चीज को ना हम बदल सकते हैं और ना ही उस चीज को आपको मतलब किसी भी दूसरे ढंग से समझना है। उसको सिंपल है कि ये बात कहा गया है और इसका पालन हो हमारे समाज में, है ना। तो चाइल्ड राइट्स एंड कंसर्न क्या है इंडिया में, आपका जानना जरूरी है ताकि नौनिहालों को आने वाले समय में जब आप स्कूल में टीचर बनते हैं आप उसको बचा सके, है ना। तो इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ पढ़िएगा। अकॉर्डिंग टू NITI, है ना, नीति आयोग, द इन्फेंट, है ना, mortality rate in India is around 34 per thousand, whereas if we look at the figure in children below 5 years of the age, it is 39 per thousand. Most of the children die due to the disease like diarrhea and pneumonia and pneumonia. In 2016, about 3 lakhs children died due to the diarrhea and pneumonia alone. So these are those diseases which can be treated easily. आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा, बड़ा प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूं, सभी लोग मुझे बताइएगा, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है लेकिन मैं सम्मान करता हूं अपने बड़े बुजुर्गों का, लेकिन आपने कहते हुए सुना होगा कि आजकल जितना प्रेगनेंसी में लड़की का केयर होता है पहले कहां होता था। इतना चलता है, इतना इतना ये खाओ वो खाओ, ऐसे रहो, काम नहीं करो, वो नहीं करो, उस पे से भी जो है सर्जरी करके ही बच्चा होता है, सुना होगा आपने। और उसके बाद भी जब छोटा बच्चा रहता है तो हम कहां अपने बच्चे को इतना सेवा किए, पुराने लोग आज भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर दो बात, एक तो पुराने समय की जो वातावरण थी, पुराने समय का जो खान पीन था, पुराने समय की जो स्थिति थी वो अलग थी, अभी अलग है। और दूसरी बात कि आप ये क्यों भूल जा रहे हैं कि पुराने समय में आप अनगिनत बच्चे जन्म देते थे, ठीक है आपकी बॉडी वैसी थी, आज की बॉडी वैसी नहीं है, लेकिन मृत्यु दर बच्चों का बहुत ज्यादा था और अभी उस पर बहुत काबू पाया गया है। ये भी बात आपको मानना पड़ेगा, चाहे वो इलिटरेसी के वजह से हो या उस चीज का सही केयर नहीं होने की वजह से हो। बच्चे की प्रेगनेंसी के दौरान मौत, बच्चे की 0 से 1 साल के अंदर मौत, 2 से 6 साल के अंदर मौत, इसकी रेशियो बहुत ज्यादा थी। तो भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर 34 के करीब है, जबकि 5 साल की उम्र कम उम्र के बच्चे को यह आंकड़ा देखा जाए तो प्रति 1000 पर 39 है ना। ये मैं रिसेंट डेटा बता रहा हूं, पहले सोच लीजिए कितना होगा। अधिकांश बच्चे की मृत्यु डायरिया, निमोनिया जैसे बीमारी से होती है। 2016 में केवल डायरिया और निमोनिया से करीब 3 लाख बच्चे की मौत हो गई। ये वो बीमारियां हैं जो जिनका इलाज आराम से हो सकता है, आप समझिए मेरी बात को। आप आज भी इलिटरेसी है, निरक्षरता की वजह से ही बच्चे मर रहे हैं ना, आप समझिए। अगर उन बच्चों का इलाज संभव था और वो बच्चे बच सकते थे तो ये तो निरक्षरता की वजह से ही हुआ, या जो कहिए गरीबी की वजह से हुआ, वंचित होने की वजह से हुआ, जो भी कारण, लेकिन हुआ तो प्रॉब्लम है। तो आप इन दोनों चीजों से इग्नोर नहीं कर सकते। तो अपने बड़े बुजुर्गों से बहस मत करिए आप कभी, लेकिन ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को सही पोषण मिलेगा, बच्चे का सही केयर होगा, इस बात को कोई मजाक नहीं बनाया जा सकता है। क्या बच्चे को इतना, कौन आज के जमाने में तो बच्चे को लोग इतना खिलाता है, इतना खिलाता है,
इसलिए इस दूषित वातावरण में भी बच्चे को ये लोग सरवाइव करवा पा रहे हैं। आपके समय में सब कुछ खेती से आता था, सब कुछ डायरेक्ट आता था, उसके बावजूद भी बच्चे मर रहे थे, जबकि सब कुछ अभी के विपरीत था। तो कंपेयर कभी भी दो सिचुएशन में नहीं हो सकता है। कंपेयर अगर करना है तो हमें एजुकेशन, निरक्षरता और कहीं ना कहीं बच्चे की स्थिति के बारे में कंपेयर करिए, ताकि हम उसको बेटरमेंट पर ले जा सकें। Every year in India, more than 10 lakh children die due to malnutrition alone. Bihar, Meghalaya, and Madhya Pradesh are among the India's state where 4 out of every 10 children are malnourished. 2.3 crore up to 6 years of the age in the country are victim of malnutrition and underweight. अब समझिए। हाँ, भारत में अकेले कुपोषण से सिर्फ 10 लाख बच्चे मरते हैं। ये क्या है? ये वही चीज है ना कि बच्चे को आप सही न्यूट्रिशन नहीं दे रहे। बिहार, मेघालय और मध्य प्रदेश, यहां पर ये टॉप 3 में है इस चीजों में। शर्म की बात, जहां हर 10 में से 4 बच्चे कुपोषित है। देश में 6 में से 2.3 करोड़ बच्चे कुपोषण और कम वजन के शिकार होते हैं। कुछ मर जाते हैं, कुछ वैसे ही रहते हैं, कुछ को मुश्किल हो जाता है, कुछ की ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाती है। Talking about the education, about 10 crore children do not have access to the school. NEP 2020 में FLN का कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने। इन्हीं बच्चों के लिए वो कहा गया है कि इनको एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन कराओ। A report by the District Information System of Education state that out of every 100 children, only 32 children are able to complete school education. Among these, there are about 1 crore children who are forced to work along with studies due to poor financial condition of the house. शिक्षा की बात करें तो लगभग 10 करोड़ बच्चे को स्कूल नसीब नहीं। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की रिपोर्ट के हिसाब से हर 100 बच्चों में से महज 32 बच्चे ही स्कूली शिक्षा पूरी कर पा रहे। आपको ये आंख में से पर्दा हटाना पड़ेगा और वो चीज आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आपको रूढ़िवादिता भी पढ़ाई जाती है। मैं आपको कोई भड़का नहीं रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। ये हो रहा है ना हमारे समाज में, डेटा गलत नहीं है। आप एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं बच्चे को। इनमें करीब 1 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो घर की खराब आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई के साथ काम करने पे भी मजबूर। मैंने अपने बचपन में देखा है हमारे दोस्तों को, शायद मेरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन कोई पिताजी के पान दुकान पे बैठने लगा, कोई किराना स्टोर पे बैठने लगा, कोई साइकिल की दुकान पे बैठने लगा। खैर, उसमें से काफी लोग बिजनेस करके ही आगे बढ़ गए, लेकिन काफी लोग नहीं भी बढ़ पाए। वो अगर एजुकेशन ले लेते तो शायद आगे बढ़ जाते। According to the Human Development Report of the World Bank, there are been 10 to 14 crore children labor in India. Most of the cases of violation of the child rights also occur in India. Along with this, the tendency to suicide among school children is increasing rapidly. बाप रे बाप, 3 दिन पहले मैंने एक न्यूज पढ़ा था, वही कि मम्मा मैंने चिप्स के पैकेट नहीं चुराए थे। एग्जैक्ट मुझे वो पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, मैं नहीं पढ़ पाया पूरे न्यूज को, लेकिन शायद किसी बच्चे पे एलिगेशन लगा था कि उसने चोरी कर ली है और उस बच्चे ने, शायद 11-12 साल का बच्चा था कि क्या, उसने आत्महत्या कर ली। और इसमें मैं कहीं ना कहीं बच्चों के विल पावर को बढ़ाने पर मैं बात करना चाहता हूं, है ना। सो चिल्ड्रन इन न्यूक्लियर फैमिली ऑल्सो बिकम विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग। देयर इज ऑल्सो लैक ऑफ प्रॉपर एंड रिलायबल डेटा अबाउट चिल्ड्रन। सो विश्व बैंक जो है उसकी मानव विकास की रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 14 करोड़ बच्चे अभी भी बाल मजदूर हैं। बाल अधिकारों का हनन ही हो रहा है ना। ये भारत में सर्वाधिक मामले भारत में आते हैं इस चीज। इसके साथ ही स्कूली बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही। आप देखिए, कोटा सब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, इतना पढ़ाई का इतना प्रेशर। अब जब तक मैं टीचर नहीं बना था मुझे भी ये महसूस नहीं होता था, क्योंकि मैंने भी कई बार प्रेशर फील किया है। लेकिन अब मुझे लगता है यार, बच्चे को तो नहीं पता है ना जी। बच्चे को थोड़ी पता है कि क्या चीज कैसे। आपको पता है कि बच्चे को हमें प्रेशर नहीं देना है। क्या कर लेगा आपका बच्चा 99 परसेंटाइल 8th में, 10th में, 12th में लाके? जीवन बन जाएगा उससे। अगर नहीं ही आ रहा है तो आप ऐसा नौबत कर दोगे कि बच्चा सुसाइड कर ले।
मतलब ये हमारी जिम्मेदार, हम बच्चों से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? इट्स ऑन अस। एकल परिवार में भी बच्चे साइबर बुलिंग के शिकार होते हैं और बच्चों के बारे में अभी भी विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव है। मतलब कि जो डेटा बताया जा रहा है ना, उससे भी बहुत ज्यादा चीजें होंगी, बट वो चीज डेटा में नहीं आई है। ये जो डेटा, वो जो काउंट हुआ है वो डेटा है, बहुत तो काउंट नहीं होते। चिल्ड्रन कंस्टिट्यूट अबाउट 40% of the population in India. Children are helpless because of their social, economic and geopolitical circumstances. भारत के बच्चे की आबादी का लगभग 40% है बच्चे जो है, मतलब टोटल जो हमारी आबादी है उसमें 40% बच्चे हैं। बच्चे अपनी सामाजिक और आर्थिक और जो भू राजनीतिक परिस्थिति है, मतलब कहाँ रहते हैं, किस पॉलिटिकल एरिया में, उस वजह से असहाय है। हम क्या करते हैं? हम जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे, बाकी तात्कालिक चीजों के नाम पे लड़ते रहते। हम कभी इस बात पे बातें नहीं करते सरकार से कि यार हमारे एजुकेशन आपने दिलाया नहीं हमारे बच्चे को, हमारे यहाँ रोजगार की बात आपने की नहीं। हम ये बातें नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? हाँ, वो मुस्लिम का घर जल गया, हिंदू खुश, हिंदू का घर जल गया, मुस्लिम खुश। अरे भाई, सबके नस में खून ही दौड़ता है और आप सरकार के जाल में फंस रहे हैं। तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना है, एक वार्ड मेंबर आएगा, आपके पोल पे लाइट लगा देगा, आपके बगल में कोई घर के बगल में पोल है जिससे कि आपके सड़क पे लाइट आ जाए, आप उसको वोट दे दीजिए। आप मेन बातें नहीं कर रहे हैं। अरे वो 200-500 का लाइट आप नहीं लगा सकते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि स्पेशली बच्चों के लिए, थैंक यू वर्षा, बच्चों के लिए आपको ना ये बहुत क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। कोई बच्चे बड़े हुए, है ना, तो वो सुनीता बने, कहां कहां नहीं, आपको अंतरिक्ष से लेके कहां कहां पर आपको, वो भी तो कभी बच्चे ही थे, चाहे लड़के हो या लड़की हो, जो भी हो। सुनीता विलियम्स नाम आपने सुना। ऐसे ही जितने भी लोग हैं हमारे आज बड़े बड़े, कोई नासा में साइंटिस्ट है, कोई कुछ है, वो भी तो कभी बच्चे थे ना। तो इसलिए हमें, अगर हम हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है तो ये हमारे समाज को आगे बढ़ाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये बच्चे जो हैं, 40% बच्चे हैं, इनको हमें प्रॉपर ध्यान रखना है। एंड कंसर्न अबाउट द चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज, डिस्प्लेसमेंट एंड अनसेफ माइग्रेशन। बाल श्रम, बच्चों से मेहनत कराना, बच्चों से दुर्व्यवहार, विस्थापन, असुरक्षित प्रवासन, ये सब की चिंताएं भी हमारे समाज में है। खास करके दुर्व्यवहार में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ ज्यादा ये हो रहा है। मतलब अभी भी हमारा देश इतना कंफर्ट नहीं है कि हम अपनी छोटी बच्ची को भी, ये कितने शर्म की बात है, 5 साल 10 साल की बच्ची को भी फ्रीली कहीं पे जाने दे सके। बेटा को जाने दे सकते हैं, बेटी को जाने नहीं दे। प्रॉब्लम बेटों के साथ भी है, लेकिन बेटियों के साथ ज्यादा है ना। ट्रैफिकिंग इन प्रोफेशनल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इज अ सीरियस चैलेंज। यौन शोषण के लिए गैर कानूनी खरीद फरोख्त गंभीर समस्या है। प्रॉब्लम ऑफ डोमेस्टिक वर्क, है ना, बेगरी, ह्यूमन ऑर्गन ट्रेड एंड पोर्नोग्राफी, दीज आर ऑल्सो persist। घरेलू कार्य या भीख मांगने में लगा देना बच्चे को, बॉडी के अंग का कारोबार, आंख बेच दिया, किडनी बेच दिया, पोर्नोग्राफी में शामिल करा देना। आज मुंबई में जाने वाली 50% 60% फीमेल किसी न किसी रूप में शिकार हो जाती है इन चीजों का। तो ये बचपन से ही इन चीजों का हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। और समाज का ऐसा माहौल बन रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं, आप कभी भी सोशल मीडिया खोलिए, इंस्टा खोलिए या कोई भी चीज खोलिए, छोटे छोटी बच्चियां, 10 साल 12 साल की बच्चियां भी, शायद उन लोगों को क्या लग रहा है कि इतना ज्यादा वो, मतलब मैं बोल नहीं पाऊंगा, इस लेवल पे बच्चों का सोच चला गया है कि उनको पता नहीं लग रहा है कि ये वायरल होने का तरीका है। कपड़े कम पहनो, अपने आप को प्रदर्शित करो। यार बच्ची हो तुम। तो ये चीजें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कौन दिया? मैं बच्चों की गलती नहीं दे रहा हूं,
ये समाज उनको पॉलिश कर रहा है वैसे। और महिलाओं को भी, नारियों को भी ये चीज बताया जा रहा है घुमा फिरा के कि आप तो सिर्फ दिखने की वस्तु हैं, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, फिगर, कपड़ा आकर्षक होना चाहिए। और महिलाएं भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रही। तो ये चीज हमें बच्चों के दिमाग से हटाना पड़ेगा। खैर, छोटे बच्चों के लिए काफी सारी योजनाएं चलती है, कितना काम करता है पता नहीं। लेकिन आंगनवाड़ी सर्विस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज to provide holistic development of the children below the age of 6 years under the scheme, है ना। all children below 6 years of the age and pregnant women and uh, lactating mother have been considered beneficiary। so आंगनबाड़ी में ये सुविधाएं शुरू की गई है। 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका समग्र विकास है, और 6 साल से कम आयु के सभी बच्चे और गर्भवती महिलाएं और धारी माताओं को उसका लाभार्थी माना जाता है। एक्चुअली बच्चे को भी जो वैक्सीनेशन सब पड़ता है, या माँ के लिए जो भी चीजें होनी चाहिए, वो सब चीजें वहां पे मिलती है। उसके बाद किशोरी बच्चों के लिए, जो किशोरावस्था में है, उनके लिए योजना है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू फैसिलिटेट एजुकेशन एंड एम्पावर एडोलेसेंस girl so that they can be made self-reliant and aware of citizen through improvement in nutrition and health status. Under this, the aim is to promote awareness among adolescent girls about health, hygiene, nutrition, involve out of school adolescent girl in formal, non-formal education, and provide informal guidance about existence government services. तो किशोर अवस्था में तो लड़कियों को ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप लोग समझते हैं। तो किशोरावस्था में बच्चे को, जो बच्चियां हैं खास करके, उनको सुगमता प्रदान करना, उनको सही पोषण और स्वास्थ्य स्तर में सुधार, क्योंकि आपकी बॉडी को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ना। और बच्चे को आत्मनिर्भर जागरूक नागरिक बनाया जाए, इसके लिए किशोरियों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फीमेल के लिए खास करके मेल से ज्यादा स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है ना। लेकिन अभी भी हमारे समाज में क्या है कि पहले पुरुष खा लेंगे, भाई खा लेगा, फिर उसके बाद बच्चियां खाती, बेटी खाती है या माँ खाती है ना। तो ये वाला चीज है कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन महिलाओं को भी, बच्चियों को भी बहुत अच्छे से देना है, क्योंकि उनके हेल्थ के जो सिचुएशंस हैं वो ज्यादा प्रभावित करते हैं। पोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, स्कूल के बाहर की किशोरियों को, उन्हें औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से शिक्षा में ले जाना, प्रॉपर सरकारी सेवा के बारे में सूचना देना कि आपके लिए क्या क्या चीजें हैं, ये सब है ना हमारे दिमाग में रहना चाहिए और हमें ये करना चाहिए। और ये आप ना, समाज में इतनी अभ्रंश चीजें हो रही है कि आप कुछ भी अच्छा करेंगे तो उसमें 4 चीज खराब निकल जाएगा। लेकिन उसी में टीचर, आप जैसे टीचर का रोल है कि आप बताएं कि क्या चीजें कहां तक उचित है ना, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद है आपका नेशनल क्रीच स्कीम, जो गृह योजना है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड द सेफ प्लेस फॉर वर्किंग मदर फॉर देयर स्मॉल चिल्ड्रन। दिस एफर्ट विल प्रोवाइड to be proved to be an effective step towards women empowerment. Besides this is also a remarkable initiative towards the protection of development of the children aged between 6 months to 6 years. तो शिशु गृह योजना क्या है? जो कामकाजी माताएं हैं, जिसको डे केयर आप लोग बोलते हैं, उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना है। तो इसका प्रयास महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी कदम भी होगा, क्योंकि अब महिलाएं बच्चे की वजह से काम पे नहीं जा पाती। तो 6 महीने से 6 साल के बच्चे के संरक्षण के लिए ये किया जाता है। अब इनका भी प्राइवेटाइजेशन हो गया है, डे केयर आपने सुना ही होगा, है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन के अलग अलग सर्विसेज भी हैं। देखिए, ये सब मैटर को ना रटने वाली बात नहीं, फील करने वाली बात है। और कोई भी इसमें आप तर्क जो लगाओ वो एकदम देश हित में तर्क लगाओ, कि ये मानो इस बात को कि ये कहीं ना कहीं हम भी गिल्टी हैं उसके। The objective of this child protection service is to provide a safe and secure environment for the care and protection of children in conflict and with the law. This objective includes prevention of action leading to negative neglect, exploitation, and abandonment and separation of the children from family, etc. Through comprehensive measures in social protection, it is the responsibility of the government to emphasize on non-institutional care, develop a platform for partnership between
the government and the civil society and establish coordination in the child related social protection service. बाल बच्चा के संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य कानून का उल्लंघन करना और बच्चे की देखरेख और संरक्षण के लिए सुरक्षित और निरापद परिवेश प्रदान करना है। सामाजिक संरक्षण में व्यापक उपाय के माध्यम से बच्चे की उपेक्षा, शोषण, परित्याग और परिवार आदि से अलगाव का मार्ग प्रशस्त करने वाली कार्यवाही को रोकना इस उद्देश्य में शामिल है। गैर संस्थानिक देखरेख पर बल देना, सरकार एवं सभ्य समाज के बीच साझेदारी के लिए एक मंच विकसित करना, बाल संबद्ध सामाजिक संरक्षण सेवाओं से तालमेल स्थापित करना, यह सरकार की जिम्मेदारी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का शोषण ना हो, बच्चे के संरक्षण हम लोग रखें। तो उसके लिए क्या क्या कानून है ना? तो कानून ये है कि चाइल्ड मैरिज है ना, प्रोहिबिशन एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम है ना, 2006 में आया। उसमें क्या हुआ, इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ। द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोहिबिट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। इस उद्देश्य अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाना है। द चाइल्ड मैरिज है ना रिस्ट्रेंट एक्ट 2006 रिप्लेस्ड द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। सो बाल विवाह पर आयोजन पर रोक लगाना है, और ये 2006 में आया। फिर उसका प्रतिबंध अधिनियम है ना 1929 के स्थान पर लाया गया था। देखिए, जैसे जैसे समय बदलता है चीजें अपग्रेड होंगी। तो ये तो क्या शादी का कि बाल विवाह आपको नहीं कराना है। दूसरा था चाइल्ड लेबर, बच्चे से जो श्रम कराया जाता है। तो ये एक्ट था 1986 से, और अंडर दिस इट वाज कंसीडर्ड अ क्राइम टू मेक अ चिल्ड्रन अंडर 14 इयर्स ऑफ एज डू फिजिकल वर्क लाइक अ हार्ड लेबर, 14 साल से नीचे। आफ्टर दिस अमेंडमेंट दिस वाज कंसीडर्ड लीगल फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 इयर्स ऑफ एज टू वर्क इन अ फैमिली इंटरप्राइजेस। इसमें क्या हुआ ना, 1986 में चीजें आई थी कि 14 साल के कम उम्र के बच्चे से मेहनत मजदूरी जैसे शारीरिक काम कराना जुर्म माना गया। 2016 में इसको संशोधित किया गया कि इस संशोधन के बाद 14 वर्ष तक की उम्र में के बच्चों के लिए पारिवारिक उद्यम को काम में करना वैध माना गया। अब होता क्या है, देखिए 6 क्लास से, अभी आपको एक नई रूल आई है, पता है आपको, 6 क्लास से व्यावसायिक शिक्षा देनी है। तो कहा गया कि पारिवारिक अगर किसी उद्यम में बच्चा शामिल हो रहा है, देखिए सबकी परिस्थिति अलग अलग होती है, तो उसको वैध माना गया, क्योंकि उसमें भी लेकिन जोखिम वाला काम ना हो, है ना। तो वो क्या है, एक बिजनेस स्टडीज के रूप में उसको माना गया। तो 2016 में इस चीज को शामिल, क्योंकि कई बार ये बात तो आपको मानना पड़ेगा ना कि वो बच्चा अगर नहीं करेगा तो वो ना तो बिजनेस सीख पाएगा, ना तो पढ़ाई कर पाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। कई आप देखिएगा खास करके मारवाड़ी परिवार के बच्चों में कि वो बहुत अच्छी बिजनेस सीख लेते हैं 18 साल होते होते, फिर उसके बाद वो अपने पिता के बिजनेस को, लाखों बिजनेस को करोड़ों में लेके जाते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए ये बताया गया। और एडोलेसेंट एज 14 to 18 years was prohibited from the working in area declared hazardous, यानी कि 14 से 18 साल के बच्चों में आप अगर कोई किशोर काम भी कर रहा है तो खतरनाक घोषित किए गए क्षेत्र में काम नहीं करेगा। इफ कॉट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन चार्ज इन द चाइल्ड लेबर, इसके अलावा जो भी होगा चाइल्ड लेबर के अंदर आएगा। सो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फाइन 20,000 to 50,000 और है ना इम्प्रिजमेंट ऑफ 6 months to 3 years। तो अगर बाल मजदूरी के आरोप में पहली बार पकड़े जाने पर 20 से 50,000 रुपए का फाइन है, जुर्माना, या 6 माह से 3 साल तक के कैद, या फिर दोनों इसका प्रावधान होगा। इफ कॉट फॉर द सेकेंड टाइम देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अ डायरेक्ट इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम 1 year to 3 year। दूसरा बार पकड़े गए तो सीधा आपको कैद होगा 1 साल से 3 साल का। लेकिन देख ही रहे हो आप, समाज में चल ही रहा है। एंड आर्टिकल 21A जो है इज अ कॉन्स्टिट्यूशन has been included as a fundamental rights by the 86th Constitution Amendment 2002। ये वही जो RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया। सो 86वें संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21A को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया, जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टू 6 to 14 years रखी गई। तो 6 से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा हम देंगे। ये दूसरी बार मैं बता रहा हूं आज के क्लास में, और ये शिक्षा का अधिकार है। तो सभी बच्चे को शिक्षा देंगे, संरक्षण करेंगे, सब चीजें करेंगे। अब आता है पॉस्को का नियम। अब ये पॉस्को का नियम हर जगह है, कार्यस्थल पर भी है, बच्चों के लिए भी है, सबके लिए है।
पॉस्को एक्ट अगर आप लोगों ने सुना हो, दिस इज द एक्ट डिजाइन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल क्राइम्स. So this law protects children from serious crimes such as sexual exploitation, sexual abuse, and pornography. Under this law, different punishment have been prescribed for different crimes. यौन अपराध से बच्चे के संरक्षण के लिए यह अधिनियम बनाया गया है. यह कानून बच्चे के यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराध से सुरक्षा प्रदान करना है. इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा दी गई. आज भी पॉस्को 2012 एक्टिव है और इस पर ये, जैसे हम लोग भी कभी कोई नई ऑफिस ज्वाइन करते हैं, जैसे जब मैंने टेक्स्ट बुक ज्वाइन किया तो ये सारी चीजें हमारे लॉज में लिखी होती है कि पॉस्को एक्ट में अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो उसे सीधा कंपनी से बाहर किया जाएगा. अंडर दिस लॉ विच इज एप्लीकेबल अक्रॉस द कंट्री, ऑल क्राइम आर हर्ड इन द स्पेशल कोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द चाइल्ड पेरेंट, है ना, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो देश भर में लागू होने वाले इस कानून के तहत सभी अपराध की सुनवाई एक विशेष न्यायालय में कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता की मौजूद में होता है. पॉस्को में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी रखा गया है, हैज बीन फिक्स्ड इन द लॉ. चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा भी यहाँ पर तय की गई है. बिल्कुल बच्चे को गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है, ये बात आप लोग जानते हैं. There is a provision of fining ranging from 5,000 to 10,000 for processing material related to this and strict jail sentence for commercial use of the such material. So इससे जुड़ी सामग्री रखने पर 5,000 से 10,000 रुपए तक की जुर्माना और ऐसी सामग्री का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर जेल भी हो सकती है, जो कि आप कहीं ना कहीं पॉस्को रिलेटेड क्राइम करते हैं उसमें. Under this law, there is a provision of death penalty along the life imprisonment for those guilty for sexual assaulting children. अगर कोई यौन उत्पीड़न के मामले में, बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे उम्र कैद या मौत की सजा भी दी जाती है. वही है कि लॉ को आप सही से इंप्लीमेंट करिए, सीधा सीधे मौत दीजिए तो अगले दिन से सब ठंडा पड़ जाएगा, सबकी हेकड़ी निकल जाएगी. लेकिन वही है, सबको पता है, सबके पहुंच है, ये है वो है. आज भी क्राइम चल रहा है. The lawmaker is it a non-billable offense to sexually assault. यह सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव माना जाता है. Children by giving them medicine or chemical for the purpose of premature puberty, which has been provision of imprisonment up to 5 years. तो बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के उद्देश्य से उन्हें दवाई या रसायन देकर उन्हें जल्दी युवा करना, मतलब उन्हें बायोलॉजिकली एज तो आपका कम ही है लेकिन फिजिकली मैच्योर करना, ये गैर जमानती अपराध बताया गया है और 5 साल तक की इसमें कैद का प्रावधान. आप समझ रहे हैं ना. आजकल के बच्चों का बड़ा शौक भी होता है कि 12 साल 14 साल में 18 साल के दिखे हमारा शरीर, जिससे कि आकर्षक बॉडी लगे. लेकिन ये जघन्य अपराध है. इससे एक्चुअली ना सिर्फ आपका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है बल्कि इससे आप का जो बॉडी है वो उस चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा. और ये मानसिकता कैसी है ना, चाहे वो खुद से करे या कोई दूसरा करे, एज के से ज्यादा मैच्योर दिखने की कोशिश करना. होता क्या है, 18 साल 20 साल के बाद लोग कम एज के दिखना चाहते हैं. वो चलिए समझ में आता है, उसके लिए आप मेहनत करिए, योगा करिए, आप अपने बॉडी को फिट रखिए. लेकिन उम्र से पहले आप ज्यादा उम्र का दिखना चाहते हैं. ये जो आज सफलता पाने की होड़ है, लोग अपने से भी कई बार करते हैं, अलग अलग टाइप के दवाई रसायन खाते हैं. लेकिन अगर कोई इस तरह का चीज किसी पे करता है सेक्सुअली उत्पीड़न के लेके, तो उसको इस भयंकर सजा का सामना करना पड़ेगा. उसके बाद है जुवेनिल जस्टिस एक्ट 2015. सो द जुवेनियल जस्टिस एक्ट 2015 वाज अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन, है ना, जुवेनियल डेलिक्वेंसी. तो द जुवेनियल जस्टिस बोर्ड विल हैव द पावर टू डिसाइड वेदर टू टेक माइनर टू रेगुलर कोर्ट और टू द करेक्शनल सेंटर. आपने देखा होगा निर्भया कांड का, एक लड़का उसमें 18 साल से नीचे का था, लेकिन सबसे जघन्य अपराध उसी ने किया था. तो जुवेनियल अपराध अगर कोई बच्चा करता है, मतलब 18 साल से नीचे का, उसमें सम्मिलित बच्चे के देखभाल और संरक्षण के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 है, उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होती है. सो जुवेनियल जस्टिस बोर्ड को नाबालिग को नियमित अदालत में ले जाने या सुधार केंद्र ले जाने का फैसला लेने का अधिकार मिलेगा. क्योंकि कई बार बच्चे को सुधार, क्योंकि उम्र छोटी है तो सुधार, है ना, ले जान करने का होगा. चिल्ड्रन एज 16 to 18 years कैन नॉट बी handcuffed and sent to jail or lock up if they are committed a crime. 16 से 18 साल के उम्र के बच्चों से अपराध होने पर उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती,
या उन्हें जेल नहीं भेजा सकता है, उन्हें बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। लेकिन सही पूछिए तो ये बहुत गलत बात है। इतना जघन्य 16 साल का बच्चा 25 साल 30 साल से भी ज्यादा जघन्य अपराध कर देता है, लेकिन यही माना जाता है कि वो इमेच्योर है अभी। In case of minor age 16 or above being involved in the heinous crime, the Juvenile Justice Board will take the decision to try them as an adult. 16 साल या उससे अधिक उम्र के नाबालिग के जघन्य अपराध को शामिल होने पर उसके खिलाफ बालिग के हिसाब से मुकदमा चलाने का निर्णय जुवेनियल बोर्ड ही लेगा, है ना। तो ये जो जुवेनाइल बोर्ड है, जस्टिस बोर्ड है, ये उन पे निर्भर करता है कि वो कैसे करेंगे। एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए ये सबसे अंतिम लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का है, क्योंकि आगे इस पर बहुत सारी चीजें हम आगे भी करेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये क्या है? इंप्लीमेंटिंग वेरियस लॉ एंड राइट्स मेड फॉर चिल्ड्रन इज अ चैलेंजिंग टास्क। फॉर दिस द नेशनल कमीशन for protection of child rights was established on 5th March 2007. It has been established under the National Commission for Protection of Child Rights Act 2005. बच्चों के लिए अलग अलग कानून बने, अधिकार बने, और इनको लागू करना एक बहुत बड़ा चुनौती है। इसलिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई 5 मार्च 2007 को। इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत हुई, ताकि बच्चे को हम प्रॉपर अधिकार बच्चे का हम संरक्षित कर सकें और उन्हें उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए, या कोई भी रूल ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पर वो ध्यान देंगे। दोस्तों, आप लोग एकदम मन शांत करके सारे क्वेश्चंस बनाइएगा, जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, है ना। स्कूल व्यवस्था में हम बाल अधिकार को पर जोर देते हैं क्योंकि बच्चे राष्ट्र की संपत्ति। ऐसे करके आप सभी क्वेश्चंस पहले बनाइएगा, फिर उसका नेक्स्ट स्लाइड में रेड से आपका आंसर क्या हुआ है वो देखिएगा एकदम मन लगा के। दोस्तों, मैंने और भी कुछ नए पॉइंट्स भी आपको दिए हैं, कोई समझ में ना आए तो एक बार गूगल भी कर लेना, और फिर भी समझ में ना आए तो मेरे से पूछना। क्वेश्चन में कई बार मैं जान के आपको नए नए और नीतियों के बारे में बताया हूं, तो उसके फुल फॉर्म या उसकी चीजें पर आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप उसको एक बार देख लेना, है ना। और वो एक एडिशनल आपके लिए चीजें हैं, और उसके बाद आप बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करने की कोशिश करना आज के क्लास को, और अगली क्लास में मिलेंगे। जैसा मैंने सिलेबस में दिखाया, ईच एंड एवरी क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, नॉट एज अ स्टूडेंट ब्रो,